हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। Whosoever has joined the live class, please confirm quickly your audio video is okay. कर दीजिए कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लेकर के है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो पास्ट में पूछे जा चुके हैं या फ्यूचर में इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज ऑलवेज बनी रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल बी के चैप्टर नंबर 27 यानी जो डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर है उससे ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। तो चलें शुरू करें। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, जीआईबी सीआईबी सभी पेपर्स के लिए, प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए डेली बेसिस के ऊपर हम फ्री लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं एट यूट्यूब। हमारी ये फ्री डेली लाइव क्लास एट यूट्यूब अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट, उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं और केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को, इन सेशंस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन दिस। तो चलिए शुरू करते आज के क्वेश्चंस को। डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट इन ए बैंक। जो डॉक्यूमेंटेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रेडिट मैनेजमेंट का किसी भी बैंक के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेक्टमेंट्स अफेक्ट डायरेक्टली बैंकर्स लोन डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे कुछ लॉज, कुछ एक्ट्स दिए हैं, हमने बताना है उनमें से कौन कौन से डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बैंकर्स की लोन डॉक्यूमेंटेशन को। तो देखें ये कौन कौन से एक्ट हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट। तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन को इनमें से कौन कौन से एक्ट इम्पैक्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने बताना है। और ये हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 ओनली, या 1 2 4 ओनली। तो कौन कौन से एक्ट हमारी डॉक्यूमेंटेशन को इम्पैक्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये इम्पैक्ट करता है बिकॉज जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी एग्रीमेंट्स हम करते हैं वो इसी से रेगुलेटेड होते हैं। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऐसे बहुत सारे हमारे लोन ट्रांजैक्शंस हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं करवाना होता है, तो ये भी बहुत रेलेवेंट है। लिमिटेशन एक्ट, तो दिस इज़ ऑल्सो रेलेवेंट क्योंकि कोर्ट में अगर हमने सूट फाइल करना है तो एक लिमिटेड पीरियड में हम जा सकते हैं, वो पीरियड हमें इस एक्ट में अवेलेबल रहता है। इंडियन स्टैंप एक्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तो वहाँ हमें फॉलो करना पड़ता है ये एक्ट। यानी ये सारे के सारे एक्ट ही रेलेवेंट हैं। सो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए लोन इज गिवन टू ए माइनर अदर देन फॉर हिज नेसेसिटीज। अगर माइनर को एक नॉर्मल लोन दिया जाता है विच इज़ नॉट फॉर हिज नेसेसिटीज, द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड मे नॉट बी एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ एज कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज। माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, नल एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, वाइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर माइनर को हम लोन देते हैं नॉट फॉर हिज नेसेसिटीज, तो जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए गए, साइन किए गए, उसको लेकर के हम कोर्ट में नहीं जा सकते
क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है माइनर के साथ इनमें से किस नेचर का है। क्वेश्चन नंबर 2, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनमें से किस नेचर का है। वो कॉन्ट्रैक्ट इनमें से वाइड एब इनिशियो है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी माइनर के अगेंस्ट हम उसे एनफोर्स नहीं कर सकते बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो इलीगल है। सो इट इज इलीगल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वाइड मीन्स विच इज नॉट एनफोर्सेबल। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक्स ऑब्टेन डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जो लोन डॉक्यूमेंट्स या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हम ऑब्टेन करते हैं तो इनके पीछे रीजंस क्या क्या हैं। नंबर 1, टू आइडेंटिफाई द बोरोर, टू आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी, टू हैव रिटन एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ लेंडिंग made by the bank, to ensure due repayment of loan by the borrower or guarantor, to ensure that loan does not become NPA। तो ये पर्पस हैं, डिफरेंट रीजंस हैं जिनके कारण हम डॉक्यूमेंट लेते हैं। हमने बताना है इनमें से कौन कौन से रीजंस हैं। 1 2 3 4 5 ऑल, या 1 2 3 4 ओनली, या 1 3 4 5 ओनली, या 1 2 4 5 ओनली। तो रीजंस इनमें से क्या क्या हैं, तो दैट इज आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। सो वी ऑब्टेन डॉक्यूमेंट्स फॉर दीज रीजंस। तो इनमें रीजंस को आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन नंबर 3, 5 रीजंस दिए हैं, तो चेक करें इनमें से कौन कौन से रीजंस करेक्ट रीजंस बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यस व्हाट इज द आंसर। तो चलिए देख लेते हैं एक एक रीजन को। रीजन नंबर 1, बोरोर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं, करेक्ट। सिक्योरिटी को पहचानने के लिए भी ये काम आते हैं, करेक्ट। रिटर्न एविडेंस होता है कि लोन की ट्रांजैक्शन हुई है जो बैंक ने और बोरोर ने की है, तो ये भी करेक्ट है। ड्यू रिपेमेंट ऑफ द लोन बाय बोरोर और ग्रांटर करेगा, तो इसको भी डॉक्यूमेंट हमें सुनिश्चित करवाते हैं। टू इंश्योर दैट लोन डज नॉट बिकम एनपीए, ये डॉक्यूमेंट काम नहीं कर पाते कि ये सुनिश्चित करें कि लोन एनपीए नहीं बनेगा, बिकॉज एनपीए बनने के पीछे और बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो दिस पार्ट इज नॉट करेक्ट। तो दिस मीन ऑप्शन बी, दैट इज 1 2 3 4, ये हमारा आंसर है। डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय बैंक्स फॉर ए लोन मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। जो डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं लोन के लिए वो किस टाइप के हो सकते हैं, तो वो डिमांड प्रॉमिसरी नोट्स हो सकते हैं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, टाइटल डीड्स हो सकती हैं। ऑप्शंस हमारी क्या क्या हैं, हमारी ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली, या 1 2 4 ओनली। सो डॉक्यूमेंट्स जो हम ऑब्टेन करते हैं इनमें से किस किस टाइप के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सभी स्टेटमेंट्स को रीड करके फिर ऑप्शन को चूज करें, कौन सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। डिमांड प्रॉमिसरी नोट्स हम लेते हैं, यस। जब भी हम ओवरड्राफ्ट सैंक्शन करते हैं वी ऑब्टेन डिमांड प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज को भी हम बहुत बार डिस्काउंट कर लेते हैं, तो दैट ऑल्सो इज करेक्ट। एग्रीमेंट्स हम लेते हैं, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। टाइटल डीड्स हम लेते हैं केवल मॉर्गेज के अंदर, तो इस पार्ट को हम आउट कर सकते हैं। इसकी बजाय अगर हम लिखते कि हम डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स भी लेते हैं, तो फिर हम कहते कि यस ऑल 4 आर करेक्ट। तो इस केस में दिस इज नॉट करेक्ट, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर बन गया
1 2 3 ओनली इज आवर आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। Where a fixed period for repayment of loan is not specified, the bankers take। जहां रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए फिक्स्ड पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया जाता, तो उस केस में बैंकर्स इनमें से क्या लेते हैं? डिमांड परमिजरी नोट को लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को लेते हैं, एग्रीमेंट्स को लेते हैं, यूज आंस परमिजरी नोट को लेते हैं। तो वहां फिक्स्ड पीरियड ऑफ रीपेमेंट नहीं होता, तो उस केस में इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? यस, सभी ऑप्शंस को इवेल्युएट करें, इवेल्युएट ऑल ऑप्शंस एंड देन आंसर। अब क्योंकि इसमें पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, अगर पीरियड स्पेसिफाइड होता तो या तो हम एग्रीमेंट ले लेते या हम यूज एज परमिजरी नोट ले लेते। बिल ऑफ एक्सचेंज हम डॉक्यूमेंटेशन में इस प्रकार से लेते ही नहीं हैं, तो ये तीनों हमारे खारिज हो गए। तो इट मीन्स हम डिमांड परमिजरी नोट उसमें ऑब्टेन करते हैं। तो वेयर लोन रीपेमेंट पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड, तो वी ऑब्टेन डिमांड परमिजरी नोट। ऑप्शन 1 is correct. The form of demand promissory note obtained by banks should be in conformity with section 4। जो डिमांड परमिजरी नोट हम लेते हैं उसका जो फॉर्म लेते हैं वो ब्रॉडली सेक्शन 4 की कंफॉर्मिटी में के मुताबिक लेते हैं, यानी जिस प्रकार का सेक्शन 4 में प्रेस्क्राइब्ड है उसी प्रकार का हम लेते हैं डिमांड परमिजरी नोट। तो हमने बताना है वो एक्ट कौन सा है जिसका ये सेक्शन 4 है। वो कंपनीज एक्ट 2013 है, आरबीआई एक्ट 1934 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। तो ये सेक्शन 4 जिसमें डिमांड परमिजरी नोट का जो फॉर्म है वो उसी प्रकार का है जैसा सेक्शन 4 में डिफाइंड है, इन कन्फॉर्मिटी विद सेक्शन 4। तो कौन सा हमारा एक्ट है जिसका ये सेक्शन है? क्वेश्चन नंबर 6। सो ये एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 4 के अंदर प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया है, वहाँ उसके फीचर्स हमें मिल जाते हैं। उन फीचर्स के मुताबिक ही हम ये फॉर्म लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंप ड्यूटी इज पेबल ऑन ए डिमांड प्रोमिसरी नोट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंप एक्ट। द रेट ऑफ स्टैंप ड्यूटी ऑन डीपीएन इज फिक्स्ड बाय। हम डिमांड प्रोमिसरी नोट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लेते हैं और ये स्टैंप ड्यूटी हम लेते हैं इंडियन स्टैंप एक्ट के मुताबिक। जो स्टैंप ड्यूटी का रेट है डिमांड प्रोमिसरी नोट के ऊपर, डीपीएन के ऊपर, इसको कौन फिक्स करता है, कौन तय करता है? स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तय करती है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। सो हु फिक्सेस दिस रेट? स्टैंप ड्यूटी के ऊपर रेट, ये रेट कौन फिक्स करता है? हु फिक्सेस दिस रेट? ये रेट फिक्स होता है इंडियन स्टैंप एक्ट के मुताबिक, लेकिन कौन फिक्स करता है? हु फिक्सेस दिस? सो जो डिमांड परमिसरी नोट है उस लिस्ट में फॉल करता है जिन डॉक्यूमेंट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी फिक्स करती है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। डिमांड परमिसरी नोट उस लिस्ट में आता है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी फिक्स करती है।
In order to keep demand promissory note valid, banks must ensure that it is duly filled in and stamped. हमने यहाँ पे fill in the blanks करना है. After the borrower signs it, during the borrower signs it, यानी at the time borrower signs it, alongside the borrower signs it, या before borrower signs it. So जो डिमांड प्रोमिसरी नोट को अगर हमने वैलिड रखना है तो उसको फिल किया जाना या उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे कर दिया जाना, उसका टाइम कौन सा है? आफ्टर इट इज साइंड, या ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन इट इज बीइंग साइंड, या अलोंग साइड व्हेन इट इज बीइंग साइंड, या बिफोर इट इज साइंड. क्वेश्चन नंबर 8, या कोई भी चलेगा. What shall be answer for question number 8? स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट और डॉक्यूमेंट को फिल करना प्रॉपरली, ये आफ्टर साइनिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिग्नेचर, अलोंग साइड और बिफोर. फ्रेंड, लॉ कहता है इट शुड बी filled in and stamped before it is paid, before it is signed. इसको साइन करने से पहले. So before, because स्टैंप ड्यूटी हमने सम टाइम अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट देनी है, तो उसकी स्टैंपिंग भी पहले करवानी होगी और उसके डिटेल्स भी हमें पहले फिल करने होंगे. ओनली देन वी विल गेट इट साइंड फ्रॉम द बोरर. दोनों ही पहले करने होंगे. इंस्टेड ऑफ प्रॉमिसरी नोट व्हेन सम एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड, ये ज़रूरी नहीं सभी डॉक्यूमेंट्स हम प्रॉमिसरी नोट ही लें. मैनी लोन्स में हम एग्रीमेंट्स लेते हैं. द फॉर्म ऑफ सच एग्रीमेंट शुड बी इन कॉन्फॉर्मिटी विद विच एक्ट. वो जो हम फॉर्म लेंगे एग्रीमेंट का, वो किस एक्ट के मुताबिक लेंगे? इट शुड बी इन कॉन्फॉर्मिटी विद विच एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. तो दैट शुड बी इन कॉन्फॉर्मिटी विद विच एक्ट जो हम एग्रीमेंट लेंगे. प्रोमिसरी नोट ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि प्रोमिसरी नोट को हम इन कॉन्फॉर्मिटी विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लेते हैं. एग्रीमेंट को हम किस एक्ट की कॉन्फॉर्मिटी में लेंगे? सो जो एग्रीमेंट है इट विल बी इन कॉन्फॉर्मिटी विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट्स जितने भी हैं ब्रॉडली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनको रेगुलेट करता है, गाइड करता है. द टर्म लोन एग्रीमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय बैंक अट्रैक्ट स्टैंप ड्यूटी पेमेंट एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट. द रेट ऑफ स्टैंप ड्यूटी ऑन एग्रीमेंट्स इज फिक्स्ड बाय. जो टर्म लोन एग्रीमेंट है उसके ऊपर हमें स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, और ये स्टैंप ड्यूटी हम पे करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंप एक्ट. इसके ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी का रेट है वो कौन फिक्स करता है? सो वो रेट फिक्स करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन टर्म लोन एग्रीमेंट. So who fixes this stamp duty rate? Question number 10. तो जैसा मैंने पहले कहा था, स्टैंप ड्यूटी एक्ट के मुताबिक या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट. तो कुछ डॉक्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. जो टर्म लोन एग्रीमेंट है, इनफैक्ट जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, टर्म लोन एग्रीमेंट, प्लेज एग्रीमेंट, कैश क्रेडिट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, ये सारे के सारे ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी फिक्स होती है, सो दैट इज फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड. तो ये उस लिस्ट में डॉक्यूमेंट आता है
जहां स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है टू फिक्स द स्टैंप ड्यूटी रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज कॉमन टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स गिवन होंगे, हमने बताना है उनमें से कौन सा कॉमन टाइप ऑफ एग्रीमेंट है। प्लेज का एग्रीमेंट, हाइपोथिकेशन का एग्रीमेंट, टर्म लोन एग्रीमेंट, इंटरसी एग्रीमेंट। तो इनमें से कौन कौन से कॉमन टाइप के एग्रीमेंट्स हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली या 1 2 4 ओनली। तो इन सभी एग्रीमेंट्स को देखें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। कौन सा आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट्स बनते हैं। प्लेज एग्रीमेंट, यस इट इज टाइप ऑफ एग्रीमेंट जब भी हमने प्लेज करके लोन देना हो, जैसे हम गोल्ड लोन देते हैं। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, यस दिस ऑल्सो इज रेलेवेंट, तो जब अभी हम व्हीकल लोन देते हैं फॉर एग्जांपल। टर्म लोन एग्रीमेंट, यस जब भी हम टर्म लोन की फॉर्म में एग्रीमेंट देते हैं। अगर कैश क्रेडिट करना तो उसका भी एग्रीमेंट रहता है। इंटरसी एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट यूज होता है जब हम कंसोर्टियम लोन्स देते हैं, एक से ज़्यादा बैंक मिलके जब लोन देते हैं तो वो कहलवाता है कंसोर्टियम लोन। यानी ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स ही हम ऑब्टेन करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बनता है। Forms obtained by banks are not in the nature of promise or agreement. These are obtained for what of the following purpose. तो डॉक्यूमेंट्स में जब हम फॉर्म्स को ऑब्टेन करते हैं, एग्रीमेंट्स नहीं, प्रोमिसरी नोट नहीं, फॉर्म्स, तो जब हम इनको ऑब्टेन करते हैं ना तो ये प्रॉमिस की फॉर्म में होते हैं ना ही ये एग्रीमेंट की फॉर्म में होते हैं। तो फिर हम इनको इनमें से किस पर्पस के लिए ऑब्टेन करते हैं। टू स्पेसिफाई क्लियरली इंटेंशंस ऑफ द बोरोर, टू बाइंड द बोरोर लीगली, टू मेक लोन एनफोर्सेबल या टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स। तो फॉर्म्स ऑब्टेन करने का पर्पस क्या रहता है। तो हम एग्रीमेंट भी लेते हैं, एग्रीमेंट के साथ साथ हम कुछ फॉर्म्स भी लेते हैं। हम प्रोमिसरी नोट भी लेते हैं, प्रोमिसरी नोट के साथ हम कुछ फॉर्म्स भी लेते हैं। तो जब हम एग्रीमेंट या प्रोमिसरी नोट ले रहे हैं तो फिर हम फॉर्म्स किस पर्पस के लिए लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 12। इन फॉर्म्स को लेने का पर्पस क्या रहता है। ये फॉर्म स्पेसिफाई करते हैं क्लियरली कि बोरर की इंटेंशन क्या है। तो जब लोन बोरर ने लिया तो बोरर की इंटेंशन क्या है, तो ये फॉर्म उस चीज को क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं। सो जैसे हम एफडी के अगेंस्ट डिमांड लोन देते हैं तो उसमें अगर वो जॉइंट एफडी है तो जॉइंट एफडी के अंदर हम दोनों ही अकाउंट होल्डर के साइन करवाते हैं। तो तब हम इस प्रकार के फॉर्म को लेते हैं और वो फॉर्म क्या स्पेसिफाई करता है, दोनों ए एंड बी फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये लोन ए को दे दिया जाए या ये लोन बी को दे दिया जाए या ये लोन दोनों को जॉइंटली दे दिया जाए। तो जो इंटेंशन है बोरर की तो वो इसमें क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं फॉर्म्स के अंदर, इसीलिए हम फॉर्म्स को लेते हैं। When payment is to be made out of loan proceeds to a supplier of the goods, a letter from the borrower authorizing the bank to pay the proceeds by means of a draft or banker check is taken by means of अगर हम लोन सैंक्शन करते हैं और लोन में से हमने अमाउंट पे करना है सप्लायर ऑफ गुड्स को, तो हम एक लेटर लेते हैं बोरर से जिसमें बोरर ऑथोराइजेशन देता है कि अमाउंट को बाय मीन्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक पे कर दिया जाए टू द सप्लायर। तो
तो उस केस में हम इनमें से क्या ऑब्टेन करते हैं? प्रोमिसरी नोट ऑब्टेन करते हैं, फॉर्म ऑब्टेन करते हैं, एग्रीमेंट ऑब्टेन करते हैं, या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करते हैं? व्हाट डू वी ऑब्टेन फॉर दिस पर्पस? तो यहाँ पे बोरर ने डायरेक्शन देना है बैंक को, और उस डायरेक्शन के लिए इनमें से हम किसको यूज करते हैं? प्रोमिसरी नोट को, फॉर्म को, एग्रीमेंट को, या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को? क्वेश्चन नंबर 13, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। व्हाट शैल बी आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए? तो उस केस में हम फॉर्म ऑब्टेन करते हैं। फॉर्म इस वजह से ऑब्टेन करते हैं क्योंकि फॉर्म उसकी जो इंटेंशन है बोरोर की, वो क्लियरली स्पेसिफाई करता है। इंटेंशन ऑफ द बोरोर क्लियरली स्पेसिफाई करता है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक एग्जांपल दी थी, वो भी एक क्लैरिटी थी उसकी डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी उसकी इंटेंशन में क्लैरिटी के लिए इस फॉर्म को यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय बैंक्स डिफर डिपेंडिंग अपॉन, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं बैंकों के अंदर, ये इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लोन के ऊपर, नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर, टाइप ऑफ पर्सन के ऊपर, टाइप ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर, 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 1 2 4 ओनली। तो डिफरेंट टाइप के हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं डिफरेंट बोरोर से, इनमें से वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्वेश्चन नंबर 14, नेचर ऑफ अ फैसिलिटी, दैट इज नेचर ऑफ लोन, नेचर ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ पर्सन, टाइप ऑफ सिक्योरिटी। तो इनमें से किस किस पर्पस के लिए, किस किस कारण या किसके ऊपर बेस्ड हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 को केयरफुली देखिए। चलिए देखते हैं नेचर ऑफ फैसिलिटी। फ्रेंड्स, टर्म लोन के लिए हम अलग डॉक्यूमेंट लेते हैं, डिमांड लोन के लिए अलग डॉक्यूमेंट लेते हैं, कैश क्रेडिट के लिए अलग डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो दिस मीन दिस इज वन ऑफ द रीजंस। नेचर ऑफ चार्ज, हाइपोथिकेशन चार्ज के लिए हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट लेते हैं, मॉर्गेज के लिए हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट लेते हैं, प्लेज के लिए हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट लेते हैं। सो दिस ऑल्सो इज रीजन। टाइप ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल को जब हम लोन लेते हैं तो डॉक्यूमेंट डिफरेंट होते हैं, कंपनी को लोन देते हैं डॉक्यूमेंट डिफरेंट होते हैं, पार्टनरशिप को लोन देते हैं डॉक्यूमेंट डिफरेंट होते हैं। तो दिस ऑल्सो इज द रीजन। देन टाइप ऑफ सिक्योरिटी, सो टाइप ऑफ सिक्योरिटी, अगर मूवेबल एसेट है तो हम डॉक्यूमेंट अलग देते हैं, इमूवेबल एसेट है तो डॉक्यूमेंट अलग लेते हैं। तो दिस मीन ये सारे के सारे ही रीजंस हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इफ फ्री लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, ये जो फ्री लाइव क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं ये एग्जाम को पास करने के लिए काफ़ी नहीं है, इट इज़ नॉट एनफ, क्योंकि हम इसको पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन दिस क्लास इज़ वेरी यूजफुल टू इंक्रीज योर मार्क्स। अगर आपने अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है तो ये क्लास बहुत यूजफुल है। अगर आप फेल हो रहे हैं 41 मार्क्स के लेके 46 मार्क्स लेके, तो यानी जब 40 से ऊपर आप मार्क्स लेते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ये बहुत बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इसमें जो क्लैरिटी आती है वो पेपर में जब आप यूज़ करते हैं तो आपके मार्क्स इम्प्रूव कर जाते हैं। लेकिन पेपर में पास करने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना होगा। फुल सिलेबस अगर आप IIBF की बुक्स को यूज़ करके पूरा कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये किताबों में
आपको स्टूडेंट्स का कहना है दैट दीज आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इनको अंडरस्टैंड करने में उनको डिफ़िकल्टी लगती है। इनमें जो वर्डिंग है, इनमें जो कंटेंट है, उसको वो बार बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर बार बार पढ़ते हैं। इसके चलते उनका काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट होता है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। और इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बुक्स में दिए गए हैं वो उतने नहीं है कि हम प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाएँ, और इन सभी के चलते स्टूडेंट पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते और क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ले पाते हैं। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में हम जब कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत आसान करके एक्सप्लेन करते हैं, जिसके चलते स्टूडेंट उसको आसानी से अंडरस्टैंड करता है और देर तक याद रख पाता है। एज ए रिज़ल्ट उसका बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाता है और इन दोनों के चलते वो फुल सिलेबस को कवर कर पाता है। हमारे क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे स्टूडेंट्स को, तो जिसके चलते वो प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकता है। अब ये अवेलेबल कहाँ पे हैं? तो ये अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट में। हमारी वेबसाइट के कोर्स पेज में जाएं और कोर्स पेज में आपको ये सारे कोर्सेज दिखाई देंगे और वहीं पे आपको हमारी ऐप डाउनलोड करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा। तो हमारी ऐप को भी आप वहीं पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब इतना कुछ अवेलेबल है तो फिर बार बार हम क्यों फेल होते हैं? तो इनको यूज़ करें और अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एज बैंकर्स हैव स्टैंडर्डाइज्ड, कस्टमाइज्ड, pre-printed digital forms of document, it should be ensured that correct set of documents which are relevant for particular facility, the mode of charge and type of borrower are used। तो बैंकों के पास जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म्स हैं वो स्टैंडर्डाइज हैं या कस्टमाइज हैं या प्री प्रिंटेड हैं या डिजिटल हैं। तो बैंकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो करेक्ट सेट ऑफ फॉर्म को चूज़ करें जो रेलेवेंट होंगे पर्टिकुलर लोन के लिए, पर्टिकुलर मोड ऑफ चार्ज के लिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बोरोर के लिए। तो इनमें से हमने बताना है ये जो बैंकों के पास फॉर्म्स हैं वो इनमें से किस प्रकार के फॉर्म्स हैं। स्टैंडर्डाइज फॉर्म्स हैं, कस्टमाइजेबल फॉर्म्स हैं, प्री प्रिंटेड फॉर्म्स हैं या डिजिटल फॉर्म्स हैं। So what type of forms do they have? क्वेश्चन नंबर 15। बैंकों के पास प्री प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं, तो वो फॉर्म्स पहले से ही प्रिंट हुए होते हैं। तो क्योंकि वो पहले से ही प्रिंटेड होते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं, तो इसीलिए हमें करेक्ट सेट चुनना होगा डॉक्यूमेंट्स का। और करेक्ट सेट चुनने के लिए हम लोन के मुताबिक, चार्ज के मुताबिक, टाइप ऑफ बोरोर के मुताबिक उनको चूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैंपिंग? स्टैंपिंग के संबंध में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं एंड वी हैव टू पिक अप विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 1, स्टैंपिंग इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटी। Stamping evidences that such payment has been made. Documents are stamped in accordance with the stamp duty rate fixed by concerned state government. Indian Stamp Act 1899 contains provisions regarding instruments chargeable with duty. तो ये चार हमारी स्टेटमेंट्स हैं। हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, इनमें कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द आंसर? सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें।
So read all statements carefully and then answer the question. Question number 16. तो चलिए इनको देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है या कौन कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं. स्टैंपिंग इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटी. सो जो भी एप्लीकेबल ड्यूटी है तो उसके लिए हमें स्टैंपिंग की जरूरत पड़ती है. दिस इज करेक्ट. स्टैंपिंग एविडेंस इज दैट सच पेमेंट हैज बीन मेड. तो जब हम स्टैंप उसके ऊपर चिपका देते हैं या स्टैंपिंग हम करवा लेते हैं तो वो इस बात का प्रूफ बन जाती है, एविडेंस करती है उसको कि हमने पेमेंट कर दी है. डॉक्यूमेंट्स आर स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंप ड्यूटी रेट फिक्स्ड बाय कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट. तो ये स्टेटमेंट पार्टली ट्रू है पार्टली फॉल्स है, क्योंकि अकेले स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ डॉक्यूमेंट में स्टैंप ड्यूटी रेट फिक्स करती है. इंडियन स्टैंप एक्ट इसमें प्रोविजन है जो इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी हैं, यानी किस किस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किस किस एग्रीमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, तो इसकी लिस्ट हमें मिलेगी इंडियन स्टैंप एक्ट में. तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट. तो इसकी लाइट में हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा सी. तो दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा. लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 17. Which section of Indian Stamp Act specifies that all instruments chargeable with duty and executed by any person in India shall be stamped before or at the time of execution? हमने बताना है इंडियन स्टैंप एक्ट में कौन सा वो सेक्शन है जो ये स्पेसिफाई करता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल टू ड्यूटी हैं और कोई भी पर्सन उनको साइन करता है तो स्टैंप ड्यूटी हमने पे करनी है बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं सेक्शन 12, सेक्शन 10, सेक्शन 17 या सेक्शन 20. इंडियन स्टैंप एक्ट का वो कौन सा सेक्शन है? सो क्वेश्चन नंबर 17 में हमने बताना है वो सेक्शन कौन सा है जिसमें ये स्पेसिफाई की है कि स्टैंप ड्यूटी या तो बिफोर सिग्नेचर्स या एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी. यानी किसी भी केस में हमने जो सिग्नेचर्स करवाने हैं वो आफ्टर पेमेंट ही करवाने हैं सिग्नेचर्स. तो ये इंडियन स्टैंप एक्ट का कौन सा सेक्शन कहता है? तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ विच सेक्शन ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट. तो ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन नंबर 17 की. सो सेक्शन 17 में ये स्पेसिफाइड है कि पेमेंट जो करनी है बिफोर करनी है और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन करनी है. यानी हमने सिग्नेचर जो करवाने हैं, एग्जीक्यूशन हम जिसको कहते हैं, तब तक स्टैंप ड्यूटी पे हो चुकी होनी चाहिए. According to Section 18 of Indian Contract Act, every instrument other than bill of exchange and promissory note, which are chargeable with duty and executed out of India, may be stamped within how many months and after. तो हमने ये दो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 18 है उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज को और प्रोमिसरी नोट को छोड़ करके बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट हो, एवरी इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर हमें स्टैंप ड्यूटी पे करनी है और उसे इंडिया के बाहर साइन किया है, एग्जीक्यूट किया गया है, तो उसकी पेमेंट हमने स्टैंप ड्यूटी की कितने पीरियड में करनी है? विद इन 6 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स या विद इन 24 मंथ्स. और आफ्टर कब करनी है? इट वॉज फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया. तो इसमें तो सभी कॉमन है. तो हमने यहाँ पे बताना है विद इन हाउ मेनी मंथ्स. क्वेश्चन नंबर 18. So what is the answer for question number 18?
सो ये पेमेंट हमने करनी है विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सो ये 3 महीने कब शुरू हो जाते हैं? तो ये 3 महीने शुरू हो जाते हैं जब डॉक्यूमेंट हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में रिसीव किया। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट होल्डर ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन इंडिया of any bill of exchange payable otherwise than on demand or promissory note drawn or made out of India। तो अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है और ये इंडिया के बाहर बना हुआ है, इसका जो फर्स्ट होल्डर होगा इंडिया के अंदर वो अफिक्स करेगा प्रॉपर स्टैंप और फिर उसको कैंसिल कर देगा बिफोर प्रेजेंटिंग द सेम फॉर एक्सेप्टेंस और बिफोर पेमेंट और बिफोर एंडोर्समेंट। तो दीज प्रोविजंस आर ऑफ विच सेक्शन ऑफ विच एक्ट। तो जब हमारे पास इंडिया के बाहर का कोई भी प्रोमिसरी नोट हमें मिलता है या बिल ऑफ एक्सचेंज हमें मिलता है, वो साइन इंडिया के बाहर हुआ है, अगर उसके ऊपर हमने स्टैंप ड्यूटी पे करनी है तो वो स्टैंप ड्यूटी पे हम करेंगे बिफोर एक्सेप्टिंग इट, बिफोर मेकिंग इट्स पेमेंट, बिफोर एंडोर्सिंग इट, और जो स्टैंप ड्यूटी हम लगाएंगे उसको कैंसिल भी कर देंगे। तो ये किस सेक्शन के किस एक्ट के प्रोविजंस हैं? सेक्शन 19 इंडियन स्टैंप एक्ट, तो यहाँ पे तो ये रिपीट हो गया है। सेक्शन 19 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 19 इंडियन टैक्सेशन एक्ट। तो ये स्टैंप ड्यूटी पे भी की जाएगी प्रॉपर, और जो स्टैंप ड्यूटी पे की जाएगी उसको कैंसिल भी किया जाएगा, उसको प्रेजेंट करने से पहले, उसको एक्सेप्ट करने से पहले, उसकी पेमेंट करने से पहले, उसको ट्रांसफर करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 19, तो ये प्रावधान, ये प्रोविजंस किस एक्ट के हैं? सो ये प्रोविजंस हैं सेक्शन 19 इंडियन स्टैंप एक्ट के। सो सेक्शन 19 इंडियन स्टैंप एक्ट, इसको हम ऐसा करते हैं सेक्शन 18 कर देते हैं डिस्टिंक्शन के लिए। तो ऑप्शन आंसर हमारा बन जाएगा ए। Section 35 of Indian Contract Act provides that any person shall not admit an instrument not duly stamped in evidence for any purpose, stamped adequately in evidence for any purpose, properly stamped in evidence of any purpose, bearing proper stamp duty in evidence for any purpose। तो जो सेक्शन 35 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो किसी भी पर्सन के ऊपर ये जिम्मेदारी लगाता है कि आप किसी भी उस डॉक्यूमेंट को एडमिट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जिसके ऊपर इनमें से कौन सी कंडीशन पूरी ना हो रही हो। तो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करेंगे एविडेंस पर्पस के लिए, हम वो डॉक्यूमेंट तब तक नहीं लेंगे जब तक इनमें से वो कौन सी कंडीशन है वो हमने बतानी है। सो इट इज नॉट ड्यूली स्टैंप्ड, जब तक वो प्रॉपर्ली स्टैंप्ड नहीं है तब तक हम उसको नहीं लेंगे। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 21। इफ ए डॉक्यूमेंट इज टू बी वैलिडिटी फॉर पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी शुड बी पेड फॉर चार्जेबल अमाउंट or deficient amount together with the penalty। If a document is to be validated, अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रॉपर ड्यूटी हमने नहीं लगाई और अब हम उसको वैलिड करना है फॉर पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी, देन स्टैंप ड्यूटी शुड बी पेड फॉर चार्जेबल अमाउंट और डेफिशिएंट अमाउंट। तो उस केस में जो स्टैंप ड्यूटी गैप बनता है, डिफरेंस बनता है, तो वो अमाउंट हमें पे करना होगा टुगेदर विद पेनल्टी, उसके लिए पेनल्टी भी लगानी होगी। द अमाउंट ऑफ सच पेनल्टी वो कितना होगा और नंबर ऑफ टाइम्स में वो कितना होगा, अमाउंट ऑफ प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी विच एवर इज हायर।
तो हमने बतानी है कि अगर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रॉपर ड्यूटी हमने पे नहीं की, लेकिन अब हम उसको वैलिडेट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे करेंगे, साथ में पेनल्टी पे करेंगे। हमने पेनल्टी का अमाउंट बताना है ₹5 और 5 टाइम्स, ₹10 और 10 टाइम्स, ₹5 और 10 टाइम्स, या ₹10 और 5 टाइम्स। तो क्या आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए? So if a document is to be validated for payment of stamp duty, जिसके ऊपर पहले से प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगी हुई है, तो हम प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे, डिफरेंस अमाउंट, और साथ में पेनल्टी पे करेंगे। पेनल्टी का अमाउंट क्या रहेगा, क्वेश्चन इसको लेकर के है, क्वेश्चन नंबर 21। फ्रेंड्स, पेनल्टी का अमाउंट है कम से कम ₹5, और इट इज 10 टाइम्स ऑफ द प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी विच एवरेज हायर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। While stamp papers for different values are made available by government, these can be used for purpose of stamping. In case of pre-printed forms used by banks, what type of stamp is used? तो जब हम प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं जो बैंकों में प्री प्रिंटेड होते हैं, उसके ऊपर पहले से स्टैंप ड्यूटी लगी नहीं होती, तो हमें किस टाइप की स्टैंप उसके लिए यूज करनी होती है? प्री इशूड स्टैंप्स, बैंक इशूड स्टैंप्स, स्पेशलाइज्ड स्टैंप्स, एडहेसिव स्टैंप्स। तो किस टाइप की स्टैंप हम उसके ऊपर यूज करते हैं? तो हमारे पास प्री प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं, उनके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगी होती। स्टैंप ड्यूटी को पूरा करने के लिए हम उसके ऊपर स्टैंप्स लगाते हैं। तो इनमें से वो किस प्रकार की स्टैंप होती है? तो दैट स्टैंप इज विच ऑफ दीज टाइप्स? तो क्वेश्चन नंबर 22, वो स्टैंप होती है एडहेसिव स्टैंप। एडहेसिव मीन्स जिसको हम चिपका सकते हैं, which we can paste. So those are called adhesive stamps. Which section of Indian Stamp Act provides for cancellation of adhesive stamps so that the same cannot be used again? Indian Stamp Act की वो कौन सी सेक्शन है जो इस बात का प्रोविजन करती है कि जो एडहेसिव स्टैंप हम लगाएंगे उसे कैंसिल करना होगा ताकि उसको दोबारा से यूज ना किया जा सके? हमने बताना है उस सेक्शन का नंबर। तो ये सेक्शंस हैं सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 या सेक्शन 13। तो विच सेक्शन ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट मेक्स दिस प्रोविजन कि एडहेसिव स्टैंप्स जो हम चिपकाएंगे उससे कैंसिल करना भी उतना ज़रूरी होगा ताकि वो दोबारा से यूज़ ना हो सके। ये प्रोविजन हमें मिलेंगे सेक्शन 13 में, इंडियन स्टैंप एक्ट का सेक्शन 13 में इस बात का प्रोविजन मिलेगा। एनी इंस्ट्रूमेंट बेरिंग एडहेसिव स्टैंप which has not been cancelled so that it cannot be used again shall be deemed to be unusable, invalid, unstamped या deficient। तो अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर हम एडहेसिव स्टैंप ड्यूटी लगाते हैं, चिपकाते हैं, लेकिन हम उसको कैंसिल नहीं करते ताकि उसे दोबारा से यूज़ ना किया जाए, उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को इनमें से हम किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट मानेंगे? तो वो इंस्ट्रूमेंट यूजेबल नहीं माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, अनस्टैम्प्ड माना जाएगा, डेफिशिएंट माना जाएगा। तो उस डॉक्यूमेंट को, उस इंस्ट्रूमेंट को इनमें से हम किस प्रकार का ट्रीट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 24। क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 में? सो दिस डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट? इस डॉक्यूमेंट को हम ट्रीट करेंगे कि ये अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट है, यानी अगर एडहेसिव स्टैंप लगाई जाती है लेकिन
उसको कैंसिल नहीं किया जाता तो ये माना जाएगा कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगाई गई। Which of the following document have uniform stamp duty in all states because stamp duty rate are fixed by central government? तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, हमने बताना इनमें से वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक जैसी ड्यूटी सभी स्टेट्स में नहीं होती क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी फिक्स करती है। प्रोमिसरी नोट, पार्टनरशिप डीड, बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर ट्रांसफर डीड। तो इनमें वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी फिक्स नहीं करती है या जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी फिक्स करती है, क्योंकि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी फिक्स करेगी वहां सभी स्टेट्स के अंदर एक जैसी ड्यूटी रहेगी। हमने बताना है वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन हमारी हैं 1 2 3 4 ऑल सभी, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली या 3 and 4 ओनली। तो कौन से वो डॉक्यूमेंट है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी तय करती है? इनमें से क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? प्रोमिसरी नोट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, शेयर ट्रांसफर डीड के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन पार्टनरशिप डीड के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। तो दिस मीन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा 1 3 4 वाला, तो इट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। Which of the following document do not bear uniform stamp duty because rate is fixed by state government? तो यहाँ पे हमने बताना है कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर एक जैसी स्टैंप ड्यूटी नहीं होती क्योंकि हर स्टेट अपना अपना रेट फिक्स करती हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, टर्म लोन एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 and 3 ओनली या 3 and 4 ओनली। सो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जिनके ऊपर स्टैंप ड्यूटी यूनिफॉर्म नहीं होती क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स को फिक्स करती है। यानी हमने ये बताना है इनमें से किस डॉक्यूमेंट के ऊपर रेट इज फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द आंसर? Where rate is fixed by state government. Letter of credit, this is by central government. Policy of insurance, this is a central government. Term loan agreement, this is by state government. Power of attorney, this is by state government. So this means option D is the right answer. Question number 27. Amount of stamp duty must be in accordance with the law prevailing in the state where। जो स्टैंप ड्यूटी हम पे करेंगे वो उस लॉ के मुताबिक होना चाहिए जो उस स्टेट में प्रिवेल करता है जहां डॉक्यूमेंट इज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड और ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। स्टैंप ड्यूटी इज बीइंग पेड जहां डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड, जहां पार्टीज इन्वॉल्व रिजाइड। तो हमने जो स्टैंप ड्यूटी पे करनी है तो उस स्टेट के मुताबिक पे करनी है जहां डॉक्यूमेंट को फर्स्ट एग्जीक्यूट किया गया या स्टैंप ड्यूटी उसके ऊपर पे की जा रही है या उस स्टेट में जहां डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है या जहां पार्टीज इन्वॉल्व रिजाइड करती हैं। तो ये अमाउंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी उसके मुताबिक है जहां डॉक्यूमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट किया गया और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। When document is executed, it becomes concluded contract। जब डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, साइन किया जाता है, तो ये एक कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है यानी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एनी सब्सिक्वेंट फिलिंग बाय बैंक विदाउट कंसेंट ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। अगर सब्सिक्वेंटली बैंक किसी भी प्रकार की उसमें कोई फिलिंग करता है
और वो भी बगैर एग्जीक्यूटिव की कंसेंट के, तो फिर उस केस में विल ऑथेंटिकेट इट, विल वैलिडेट इट, विल नलीफाई इट, विल इनवैलिडेट इट। तो अगर हम सब्सिक्वेंटली कोई और फिलिंग करते हैं और वो भी बगैर कंसेंट ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, तो फिर इनमें से क्या होने वाला है? उससे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो जाएगा, उससे डॉक्यूमेंट वैलिडेट हो जाएगा, उससे डॉक्यूमेंट नलीफाई हो जाएगा, उससे डॉक्यूमेंट इनवैलिडेट हो जाएगा। उससे ये जो डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिडेट हो जाएगा। यानी जो पहले वैलिड बन चुका था डॉक्यूमेंट, अगर सब्सिक्वेंटली हम उसमें कुछ भी लिखते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, हमने बताना इनमें ट्रू या फॉल्स कौन कौन सी हैं। तो ये हमारे 4 स्टेटमेंट्स हैं और ये उसकी ऑप्शंस हैं। सो देखिए कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें ट्रू है, कौन सी इसमें फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 29, हमने बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स हैं। तो सभी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट शुड बी कंप्लीटेड विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन और कटिंग, ये तो ट्रू स्टेटमेंट हुआ। ओवर राइटिंग इन द डॉक्यूमेंट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट विल गिव राइज टू डिस्प्यूट, ये भी ट्रू है, ओवर राइटिंग हमें नहीं करना डॉक्यूमेंट में। एनी ऑल्ट्रेशन मस्ट बी कैरिड आउट बाय कटिंग एंड री राइटिंग द मैटर। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर हमने ऑल्ट्रेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे? कटिंग करेंगे, रीराइट करेंगे। तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो ऑल्ट्रेशन जब भी हम करें, कटिंग के द्वारा करें या रीराइट करके करें, तो उसमें हमें कंसेंट चाहिए पार्टीज की, तो वो पार्टीज के अंदर नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Entire document shall be filled with the same ink, same handwriting, same person in single sitting. तो this is also is correct। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चंस हमारे और भी बाकी हैं, लेकिन उनको करने से पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो इस कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आप लाइव क्लास को वॉच कर रहे हैं तो इस वीडियो के जो चैट बॉक्स है लाइव में उसमें टाइप कर दें ताकि हम उसको सूटेबली आंसर कर पाएँ। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं। आज के सेशन में हमने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया। आई एम श्योर आपको ये सेशन बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगर आप इस सेशन को लाइक कर देते हैं इसी समय, तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए इसको और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाता है। तो दिस मीन आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, आपका लाइक करना है दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करना। तो वाई नॉट टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स? तो क्विकली लाइक कर दें और यूट्यूब को हम कहें कि भाई आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स को दिखा देना। पर्सनल तौर के ऊपर आप इसके लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर कर सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो जब आप सब्सक्राइब या बेल आइकन पुश नहीं करते तो हमारे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचते। तो नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर पुश कर देना। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज़ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उनका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? पेमेंट ऑफ प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी, फिलिंग द डॉक्यूमेंट्स, चूजिंग एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट टू बी ऑब्टेन्ड, सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट। तो ये 4 अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं।
हमने बताना है इनका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए ताकि हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट ले सकें। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं 2314 या 3124 या 3241 या 3214। तो हमने बताना इनका प्रॉपर सीक्वेंस। तो पहले कौन सा होना चाहिए? पहले पेमेंट ऑफ प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए, सेकेंडली फिल इन द डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सो व्हाट सीक्वेंस वी विल अडॉप्ट? तो पहले हम डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे। सो दिस इज एट नंबर 1। सो सबसे पहले ये होना चाहिए, फिर हम डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर 2। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे प्रॉपर। तो ये हो गया हमारा नंबर 3। और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर्स लेंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर 4। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखते हैं 3 2 1 4, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। हम इस प्रकार के और सेशन भी कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।